देश और दुनिया में आज मनाया जा रहा है माही का 42वां बर्थडे और दीप लाखों करोड़ों लोगों को एक नहीं कई बार जिंदगी में खुशियों के और बड़े गौरव के पल देने वाले महेंद्र सिंह धोनी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्रोबेबली, एक ऐसे क्रिकेटर जिनको हमेशा याद रखा जाएगा उनके कैप्टनसी के लिए, उनकी विकेट कीपिंग के लिए, उनके ग्रेट फिनिशर होने की वजह से। तो हमारी सबकी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से माही को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एब्सोल्युटली सर। और इतनी सारी नॉक्स हैं, 2011 के तो नॉक सबको याद है वर्ल्ड कप फाइनल की, बट इतनी सारी परफॉर्मेंसेस है जो हमें हमेशा याद रहने वाली है। उनकी फिनिशिंग की जो क्वालिटी है, जो लीडरशिप की क्वालिटी है, वो तो हमेशा याद रहने वाली है। मुझे वो वाली नॉक याद है जहाँ से वो धोनी बने थे, 2006 वाली। हाँ, जहाँ पर उन्होंने जयपुर में वो इनिंग सेंचुरी बनाई थी। हाँ, जयपुर में वो लगभग डबल सेंचुरी के नज़दीक पहुंचे थे। और वहाँ से उनकी री रेटिंग हुई क्योंकि वो बैटिंग में ऊपर के लेवल पर आकर वो खेले। और उसके बाद दुनिया को पता चला कि उनका टैलेंट क्या है। बहुत कम लोगों को पता है वो गोलकीपर बनना चाहते थे, फुटबॉल के थे भी इनफैक्ट। और कुछ न कुछ बॉल पकड़ने का जो उनका एक वो था पैशन, वो विकेट के पीछे ज़्यादा काम है। और क्या मेमोरीज दी हैं सर क्रिकेट लवर्स को। मतलब मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान के इतिहास में देखें तो सबसे सक्सेसफुल, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन दुनिया भर में भी अगर देखें तो वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेसफुल कैप्टन। और सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन कूल। हाँ, बिल्कुल। मतलब आराम से, शांति से, बिना तनाव के किस तरह से आप टीम लीड कर सकते हैं और वो रिजल्ट ला सकते हैं। एक और सबसे खास बात ये जो धोनी की रही कि अपने टीम मेंबर से किस तरह से बेस्ट निकलवाना है। यस, एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया, एक ज़माने की वेस्ट इंडीज, किसी समय का इंग्लैंड, उनकी टीम को लीड करके बेस्ट रिजल्ट लाना बड़ी बात नहीं है। अगर आप जिस वक्त धोनी कैप्टन थे, कई बार एवरेज प्लेयर्स थे, एवरेज प्लेयर से उनकी जो काबिलियत है उससे बेहतर करवा के लेना, बिल्कुल, वो उनकी कलाकारी और उनकी खासियत थी। तो भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और इसी तरह से सभी देश के लोगों को, दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को खुश करते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। एक और आईपीएल सीजन वो तो होना ही है। और अच्छा, वो चाहे तो लोग रिटायर नहीं होने देंगे। मतलब इतना दबाव है उन पे खेलने का कि उन्हें आपके, हमारे, बाकी सब लोगों के लिए फिट रहना है जी। मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि बस वो आए ग्राउंड पे, वो खेलें ना खेलें, 2 गेंद खेलें, 4 गेंद खेलें, कुछ करें, प्रेजेंस होनी चाहिए। उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक एक सीजन तो और खेलेंगे। चलिए, हमारी भी ऐसी उम्मीद है। बट ढेरों शुभकामनाएं माही को उनके बर्थडे के लिए। और अच्छे नोट पर फ्राइडे की शुरुआत हो रही है, एटलीस्ट माही के बर्थडे के साथ। बाकी सारी चीज़ों पर तो फोकस करना है, बट ये एक बड़ी बात है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे कई सारे दोस्त हैं और इवन फैमिली में भी बाकी लगभग हर चीज पे मतभेद होते हैं, लेकिन धोनी के फैन होने पर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। मतलब अगर धोनी जिस टीम में या जहाँ खेल रहे हैं, मतलब वो फिर सब लोग उसी तरफ हैं एक्चुअली, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो चलिए आज के ट्रिगर्स पर चलते हैं। और आज के ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से आ रहे हैं। थोड़ी कमजोरी के, अमेरिका में रही कमजोरी वाला सेशन और अच्छा खासा कमजोरी वाला सेशन रहा। 300 अंकों से ज़्यादा डाउन लुढ़कता हुआ दिखाया और ब्याज दरें बढ़ने के खतरे से सारे बाजार वहाँ पर कमजोर होते हुए दिखे, जिसके संकेत कल क्लोजिंग में थोड़े बहुत थे भी। 16 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है 2 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 5% के पार। लेकिन भारत में मंदी के कहीं दूर दूर तक नहीं है संकेत। टाइटन, डाबर, शोभा, एक के बाद एक ढेर सारे क्वार्टरली अपडेट्स हैं जो आपको जोश भर देंगे। और जोश भरने वाला एक और आईपीओ आज बाजार में अपनी पारी की करने जा रहा है शुरुआत। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने कहा था कि बड़े गेंस के लिए लिस्टिंग के लिहाज से पैसा लगाएं, आज इसकी दमदार लिस्टिंग की है तैयारी। कहाँ होगी लिस्टिंग, क्या करें लिस्टिंग पर, आप इस पर बताएंगे हम आपको पूरा का पूरा एक्शन। तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर आपको बढ़ना है आगे। बिल्कुल, तो बड़े ट्रिगर्स इस पर बढ़ना है आगे। हमारे बाजार तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड तेजी में, कल का ज़बरदस्त एक्शन रहा, एक्सपायरी भी बढ़िया नोट पर हुई, इस पर भी अनिल जी की राय लेंगे। बट ये जो 2-3 दिनों से ग्लोबल सुस्ती आ रही है सर, इसको कैसे समझना है? इससे पहले डाउ 125 अंक फिसला, कल 450 अंक आपको फिसलते दिखा। इंटरडे में तो 500-525 अंकों की भी गिरावट आई थी। ये सडनली अमेरिकी बाजार इतना लड़खड़ा क्यों रहे हैं सर? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपने कल अमेरिका वालों को नाराज कर दिया। कल परसों बोले बात करने लायक नहीं है बाजार। बिल्कुल। मैं बोल रहा ग्लोबल पे डिस्कस करें, बोले सर कुछ है नहीं ग्लोबल। अमेरिका को बुरा लग गया। परसों सुबह बोला, यू कांट इग्नोर मी। परसों आप ही ने बोला था। यही बोला था। हाँ, बोला याद है। हाँ, अमेरिका कुछ हो ही नहीं रहा था, क्या बात कर रहे? ये लो हो गया। बड़ा नहीं हो रहा था, लो हो गया। तो कल की गिरावट की वजह सिर्फ और सिर्फ दीप है, जिन्हें लग रहा था कि अमेरिका वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। हालांकि मैं बोलता तो दीप
शायद 370 बढ़कर आते थे, आपने बोला तुमको बुरा लग गया लेकिन ज्यादा ही बुरा लग गया। लेकिन जो भी हो, कम से कम एक्शन तो पूरा लौटा जी। है। वैसे 2-3 दिनों से अमेरिका के ट्रेंड कमजोरी का है ही, और कल की गिरावट में जो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो देखनी समझनी जरूरी है। जो पहली चीज जो सबसे बड़ा डर है अमेरिका में, वो ये कि कहीं से भी दूर दूर तक इकोनॉमी के आंकड़े ऐसे हैं नहीं जो मंदी की तरफ संकेत दे, और वो आंकड़े सारे के सारे मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। और अगर इतनी ब्याज दरें हाई पर होने के बावजूद अगर मंदी के संकेत है नहीं, तो महंगाई नीचे कैसे आएगी? अब ये चिंता फेड की बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये जो बढ़ती हुई चिंता नजर आ रही है उसका असर बाजारों पर पड़ रहा है, बॉन्ड मार्केट पर पड़ रहा है। जुलाई की जो पॉलिसी है उसमें 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये तो है, लेकिन फेड चेयरमैन बार बार लगातार चिल्ला कर और लगभग सारे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, और जो हमने मिनट्स भी देखे कल, जिसमें 12 में से 8 फेड के सदस्य ये माने कि दूसरी बार भी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। कल पहली बार अमेरिकी बॉन्ड मार्केट ने उसका झटका देखा है। कल 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के पार निकली, जो मेरे ख्याल से 2007-8 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5% पर पहुंची है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट टर्म में अमेरिका की ब्याज दरें ज्यादा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐसा कम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि लॉन्ग टर्म में भले ही ब्याज दरें घट जाएं, लेकिन एक बार नियर फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में आपको ब्याज दरें बढ़ती हुई दिख सकती है। सो आप इसको आसान भाषा में ऐसा समझिए, जब भी आप बैंक में एफडी कराने जाते हैं, कैसे होती है कि जितनी ज्यादा लंबे समय के लिए आप एफडी कराएंगे उतना ज्यादा ब्याज मिलता है, राइट? कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा देखा आपने कि 6 महीने की एफडी कराओ 5% मिलेगा, और 5 साल की एफडी कराओ 4% मिलेगा? आप बोलेंगे ये क्या है? जी हाँ, यही अमेरिका में हो रहा है। इसको आसान भाषा में आप ऐसा समझिए कि अगर आप छोटे समय की एफडी करा रहे हो तो ब्याज ज्यादा, और ऐसा कोई बैंक क्यों करेगा जब उस बैंक को ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ऊपर रहेगी लेकिन धीरे धीरे बाद में नीचे आ जाएगी, तो वो अपनी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखते हैं। अमेरिका का बॉन्ड मार्केट वही कर रहा है। 2 साल की अमेरिका के बॉन्ड मार्केट के जो यील्ड को एक तरह से आप ब्याज दर समझ लें, वो 5% है, और 10 साल का बॉन्ड मार्केट 4% के आसपास है। इसका मतलब ये कि न सिर्फ एक जुलाई की जो मीटिंग है उसमें ब्याज दरें बढ़ेगी, बल्कि अब बॉन्ड मार्केट के दिल और दिमाग में धीरे धीरे ये बात उतर रही है कि एक नहीं भाई साहब, 2 बार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी। तो फेड चेयरमैन ने बोला, वो सही बोला, हमें समझ में लेट आया। हाँ, ये कल अमेरिका ने डिसाइड किया है। तो ये जो बाजार मान रहा था कि चलिए एक हाइक होगी और ये खत्म हो जाएंगे, ये अब 2 हाइक आने वाली है, बाजार को रेडी होना पड़ेगा। धीरे धीरे बाजार उसका मन बना रहा है कि भाई साहब हम थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, अति उत्साहित थे। फेड ने रोका क्या एक बार ब्याज दरें बढ़ाने को, हमें ऐसा लगा कि अब तो इनको घटानी पड़ेगी। तो अब ये जो मूड माहौल बन रहा है बॉन्ड यील्ड का, बॉन्ड मार्केट का, बॉन्ड मार्केट ये कहने की संकेत आपको ये दे रहा है कि जल्दी से ब्याज दरें नहीं घटेंगी, कट के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। और सपोज एक नहीं 2 बार ब्याज दरें आपने बढ़ा दी, उसके बाद अगर ना भी बढ़ाएं तो रुकेंगे, पोज लेंगे, फिर ऐसा तो है नहीं कि 2 बार बढ़ाते अगली बार ठक से काट देंगे। करेक्ट। जनरली कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक्सट्रीम की सिचुएशन छोड़ दो, अदरवाइज कोई सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं करता कि बढ़ाने के बाद तुरंत काट दे। पोज तो लेगा ही लेगा, एक आध बार तो रुकेगा। सो अब तो रुकेगा, रुकने के बाद कब कट शुरू होगा, वो दिसंबर में होगा कि दिवाली पे होगा कि अगले साल होगा, ये पता नहीं। सो ये ब्याज दरों का भूत फिर से हावी होता दिख रहा है। अब आप देखिए जून के महीने में नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की दीप 2.25 लाख आनी थी, 5 लाख आई है। भाई साहब नौकरियां किधर मंदी है? किधर है मंदी? हाँ, मंदी होती तो नौकरियां थोड़ी है। बेरोजगारी की दर भी आ जाने वाली, वो डेटा आने वाले, वो भी थोड़े बहुत घटने के ही अनुमान है। मतलब कुल मिला के कहीं से भी आप इकोनॉमी के डेटा देखें, कंपनियों की कमाई के आंकड़े देखें, रिजल्ट सीजन को अमेरिका को देखें, मंदी के संकेत आ ही नहीं रहे दीप। करेक्ट। और वो फेड को परेशान कर रहा है। मतलब अब आप सोचोगे कौन सा ऐसा फेड है, कौन सा ऐसा सेंट्रल बैंक है, कौन से ऐसा गवर्नर साहब है चाहते हैं कि मंदी आए, लेकिन जेरेमी पावेल साहब चाहते हैं थोड़ा ठंडा हो जाओ भाई, क्या इतनी गर्मी खा रहे हो। लेकिन इकोनॉमी के रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं मैं कुछ एक डेटा भी पढ़ा था, याद नहीं मुझे, लेकिन अमेरिका में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग घूमने जा रहे हैं, वो डेटा देखे तो आपको लगेगा कि ये सब बहुत ही अलग ही लेवल की इकोनॉमी चल रही है वहाँ पर भी। बेसिकली क्या, कोविड के बाद लोगों को है ना जिंदगी जीने का तरीका आ गया है। कोविड ने ये सिखाया है कि भाइयों किसी का कोई पता नहीं, अच्छे खासे लोग निपट गए, जितना टाइम है लाइफ एंजॉय कर लो। और ये तो हम सीखे हैं, अमेरिका वालों को तो पहले यही फॉर्मूले पे चलते थे, अब और ज्यादा यू ओनली लिव वंस, यो लो।
हो गया। तो मतलब वो उनको रोज जिंदगी जीनी है। अच्छा, बहुत सारे अमेरिकन ऐसे हैं रोज ऐसे जीता, आज आखिरी दिन, हाँ, कल रहेंगे नहीं, तो उस हिसाब से प्लानिंग चलती है इनकी। और इस चक्कर में पट्टे ना किसी के लिए बचाने के भी नहीं सोचते पीछे भी। अपने तो क्या 7 पीढ़ियों का सोच के जाते हैं ना, सेविंग कल्चर नहीं है कि मेरे बाद मेरे बच्चे ने, उनके बच्चे ने, जितना आपका फोर्सिएबल जनरेशन आप देखते हो सबके लिए छोड़ के उस सबके लिए छोड़। वहां तो खुद के लिए भी जाते हैं तो कर्ज छोड़ के जाते हैं। अमेरिका की सरकार पे, वहां के बैंकों पे कर्जा छोड़ के जाते हैं कि भाई ये है इसीलिए भरेंगे। मतलब जो थॉट प्रोसेस है अमेरिका के हिंदुस्तान की बहुत अलग है। और उसके ऊपर से ये जो सीख गए कि भाई कोविड में कभी भी कोई भी निकल सकता है, तो इसलिए बढ़िया है, जितना कमा रहे हो मजे करो, जितना उधार मिल रहा है लो, लाइफ एंजॉय करो, जिएंगे कमाएंगे तो चुका देंगे, नहीं तो तुमने क्यों दिया। एग्जैक्टली सही है। ये वैसे वाली फिलोसॉफी पे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये है। तो ये है अमेरिकी बाजारों की सच्चाई जो आपके कल देखने को मिली है। 450 इसीलिए लुट गया, बड़ा काटा है सर। वैसे योलो की फीलिंग तो हमारे बाजार में चल रही है, जिस तरह से लोग रोज खरीद रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं बाजार में। हाँ, अपने बाजार के बाद उससे पहले एक और जो डाउ है आपका करीबन 33,900 के। मेरे को लगता है, जो मैं कल देख रहा था डेटा, चूंकि ज्यादा जोर से घटा, तो मैंने कहा कि कितना घट सकता था। मैक्सिमम 400-500 पॉइंट की जगह और बन सकती है अगर आई तो। अगर उससे ज्यादा 500 पॉइंट से ज्यादा मेरे ख्याल से 33,300 के नीचे की जगह नहीं है डाउ में, उससे ज्यादा की जगह नहीं। लगभग उसके आसपास अच्छा सपोर्ट लेगा अगर गिर के आया भी है तो। 1-1.5% तक की कमजोरी और डाउन में ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा दिख नहीं रही है अभी तो। अनलेस कि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी खराब चीज आ जाए जो मुझे आपको नहीं पता, तब तो अलग बात है। बट लेवल्स के लिहाज से जो मैं देख रहा था, मुझे लगता है 32,300, 32,200, 400 की रेंज में लगभग उनके आसपास कहीं सपोर्ट ले लेगा जी। गॉट इट सर। अच्छा, हमारे बाजार कल तो जबरदस्त रिकवरी आ गई, डेज हाई पर आप बंद होते दिख रहे हैं, कैश मार्केट में एक्शन था, इंडिसेस रिकॉर्ड आपको बनाते हुए दिख रहे हैं। ये सडनली क्या हो गया? वो योलो का विपरीत एक फोमो है। हाँ, फोमो। यू ओनली लिव वंस, और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो मतलब दोनों, एक तरफ ये है कि कल जिएंगे नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि कल मिलेगा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, आज ले लो माल, कल मिलेगा नहीं। सो हमारे यहाँ फोमो चल रहा है। दीप 2 दिन से लग रहा था कि स्पीड थोड़ी धीमी होगी, हुई भी जी, सपोर्ट लेवल पे आए भी मार्केट, लेकिन रिकवरी इतनी शार्प और फास्ट है कि वो बाजार की ताकत दिखा रहा है। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जो फ्लड का पानी आता है, बाढ़ का, और बाजार में जो पैसों का फ्लड आता है, इनके सामने खड़ा नहीं होने का। इनके साथ में चलो, मजा आएगा। इतनी स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा वाह क्या स्मूथ है एकदम। और अगर इनके सामने खड़े तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे और पीछे जाएंगे तो होगा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये जो बहाव है, इस बहाव के साथ बने रहे, और ये बहाव बहुत तेजी का है। अब कब किस वजह से ये बहाव रुकेगा या यू टर्न लेगा, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, किस लेवल से घूमेगा न पता है। नहीं पता है, जब तक नहीं पता तो अपना फॉर्मूला सिंपल है, सेफ है। अपने को पता होना चाहिए जहां रिवर्सल होगा वहां पे अपना स्टॉप लॉस क्या है। अब जो बदले हुए डेटा के हिसाब से दीप, जो मैं आज देख रहा था, 19,000 के नीचे की ज्यादा रिस्क है नहीं। अच्छा, तो 19,000 ही 19,500 आ गए ना। हाँ, सो मेरे ख्याल से जहां से आपने ब्रेकआउट दिया 18,887, वो ब्रेकआउट जो आपने 21 महीने 20 महीने तक होल्ड किया, उसको पार करने में वक्त लगाया, तो पुराना लाइफ है तो 18,875, 19,000 सपोर्ट एग्जैक्टली मैं बताऊं, 18,875, 18,975 एकदम परफेक्ट सपोर्ट जोन है। सो वहां तक की रिस्क है 2 से 3% की, उसके बियॉन्ड रिस्क भी नहीं है मार्केट में। आपको पता भी नहीं है 4 दिन से 19,300 के ऊपर बंद हो रहा है। सोचो, होल्ड कर रहे हैं तो कहाँ, मतलब घूम फिर के बंद होने के वक्त ऊपर चले जाते हैं। रोज यही हो रहा है। खुलते फर्स्ट हाफ ढीला ढाला रहता है, 2-2:30 बजे बाद भाई साहब ऐसा जोश आता है कि बंद होने के लिए वापस डे हाई पे जाना है। परसों भी यही हुआ था, सेम कंसोलिडेशन में भी हुआ था, सेम चीज। कल भी आप कल तो खैर लाइव आई था, परसों भी खराब होने के बावजूद डे हाई की तरफ बंद हो रहे हैं। सो वो ताकत तो बहुत है बाजार में, फ्लो बहुत मजबूत है। सो आई थिंक भारतीय बाजारों में, इसलिए बार बार कहता हूँ कि जल्दी निकलने में एक ही रिस्क है दीप। लगता है कि मेरा जो फॉर्मूला है तेजी के मार्केट का, एक आपको कहाँ से इसके नीचे जाए तब सावधान होना, और दूसरा कहाँ से रिवर्सल हो तब आपको बेचना है। अभी भी, कल भी मैं बताऊं, कल शाम को मुझे कुछ 2-3 बड़े लोगों से बातचीत हो रही थी फोन में। अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, पूछते हैं, कई बार दोस्त लोग होते हैं ना कि बेचने का टाइम आ गया क्या, बेचने का टाइम आ गया क्या जी, ठीक है। सो वो अभी भी लोगों में ये लग रहा है कि बहुत बढ़ गया। तो फिर मैंने समझाया, भाई देखो ऐसा है, 500-600 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो बेच दोगे क्या, आपने आज एंट्री की? बोले नहीं। तो मैंने हुआ तो वही है ना,
18,887 20 महीने बाद आया है। करेक्ट। 18,900 से आप 19,500 600 पॉइंट तो बढ़े हो। पॉइंट ही बढ़े हो। हाँ, ये तो कुछ बढ़े ही नहीं। तब समझ में आया कि ज्यादा तो बढ़े ही नहीं। एग्जैक्टली। एक तरीका वो है देखने का। Exactly. और पिछली बार जब आप 18,900 पे थे तब निफ्टी के वैल्यूएशन ज्यादा थे। आज वो उसके बाद की 2 साल की कमाई को जोड़ के देखोगे तो वैल्यूएशन और कंफर्टेबल है। हाँ। सो आई थिंक पैसे का फ्लो है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, और आप पिछले हाई से अब तक क्या देखेंगे तो कोई खास बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई है। और ग्लोबल मार्केट्स को अभी भी लाइफ हाई बनाना बाकी है। इसलिए अपने ठीक है, स्पीड धीरे रहे, हर जगह रुक कर चले बाजार, वो अच्छा है, लेकिन अभी तक अपने को बने रहना है, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है, बने रहना है। लेना क्या है वो डिसाइड करना है, कितना लेना है, किस लेवल पे, वो एक अलग चीज है। दो चीजें, लेना क्या है, कब लेना, वो एक अलग बात है, बेचना कब क्या है। तो बेचने के लिए तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कभी भी टॉप समझ के बेचने की कोशिश मत करो। ये तो अपने 30 साल में समझ में आ गया कि आपको नहीं पता टॉप कहाँ बनेगा। करेक्ट। तो इसलिए जब टॉप बन के रिवर्सल आए तब बेचो। गॉट इट। आप ये छोड़ दो, ऊपर का निफ्टी का 2-3% मेरा गया, या स्टॉक का ऊपर का 5-6% मेरा गया, 5-7% जा भी सकता है, जाने दो। लेकिन इस प्रोसेस में फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपए में महिंद्रा लगता है कि टॉप हो रहा है, 1500 होने में कितना टाइम लगा? बहुत जल्दी। करेक्ट। तो वो आपका जो छूटेगा ना तो बहुत तकलीफ देगा। और फायदा क्या फिर जब आपने इतने लंबे समय तक होल्ड करके रखा है। सो आई थिंक भारतीय बाजारों का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबरदस्त है। आज की स्ट्रेटेजी बताए, कुछ खास बातें हैं आज? हाँ है, बिल्कुल है। एफआईएस की दमदार खरीदारी है हमारे बाजारों को। अब आज एक चीज बताओ दीप मुझे कि 400 पॉइंट डाउन नीचे होने के बाद भी कहाँ मूड खराब है? नहीं है। सेंटिमेंट तो खराब नहीं है। और मेंटली आप प्रिपेयर हो कि मैं 7500 नीचे खुलूंगा। सो आज की स्ट्रेटेजी में एक तो सबसे पहली चीज ये कि एफआईएस की खरीदारी लगातार जो हो रही है, आज भी गैप डाउन आने पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जितना बड़ा गैप हो उतना जल्दी खरीदे। जितना बड़ा गैप हो उतनी जल्दी। आज तो मतलब पहला जितना बड़ा गैप हो उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदे। अच्छा, ये पहला सपोर्ट आ रहा है। हाँ। पहले सपोर्ट पे ही खरीदे। पहले सपोर्ट पे। हाँ। मैं वही पूछने वाला था, इंपॉर्टेंट है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बाय ऑन डिप्स और सेलेक्टिवली खरीदारी अब भी करें, सिंपल। और खरीदने के लिए ज्यादा बेहतर निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए निफ्टी ज्यादा बेहतर है अब भी। तो आज ग्लोबल संकेत आपके लिए नेगेटिव है, एफआईएस के पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव है आपके लिए ग्लोबल, नहीं दो नेगेटिव, ग्लोबल और लोकल फंड्स का, और एक न्यूट्रल वायदा कारोबार। गॉट इट। ठीक है सर। 19,375 19,425 ये पहला सपोर्ट जोन है। इसमें एक एंट्री तो आपको मार ही लेनी है। 19,425 पे आप मारते हैं, 375 पे, 400 पे, या आप अपने दिमाग से बेस्ट तो 400 के आसपास कर लीजिए ताकि आप बीचों बीच में एंट्री मारें। तो अगर 101 पॉइंट नीचे मिले निफ्टी तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का पहला मौका बन जाएगा। वहां एक कंडीशन पे खरीदेंगे कि वापस से अगर वहां से घटकर 19,300 350 की रेंज में आएगा तो आप और ऐड करेंगे। ओके। और ऐड करेंगे। तो ये आपके लिए खरीदारी की राय। तो 400 के आसपास, 350 300 के आसपास 3-4 टुकड़ों में आप धीरे धीरे खरीदिए। करेक्ट। ऊपर 19,515 के आसपास का लाइफ हाई बनाया, 512 का आपने, 19,525 के पार निकल कर टिके तो आप खुले नीले आकाश में, और तब आपके लिए ऊपर का कोई लेवल मेरे पास है नहीं, अनचार्टेड टेरिटरी में। और क्यों नहीं है वो भी बता दूं, वीकली सीरीज आपकी कल खत्म हो चुकी। कल तक मेरे पास ऊपर के डेटा थे, मैंने आपको बोला भी 19,500 पे कॉल राइटर है, 19,525 के ऊपर नहीं जाएगा, 512 पे टॉप है। कल था तो मैंने बोल दिया, आज नहीं है। आज मैं क्या दीप बताऊं आपको, 19,500 के कॉल राइटर कितने, 51 लाख। ठीक है, 19,600 29 लाख, मच्छर है, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ऊपर जब डेटा नहीं है तो हम क्यों जबरदस्ती थोड़ी देना मेरे को, नहीं है। ठीक है, खत्म। सो 19,525 के ऊपर कोई ब्लू स्काई जोन है। बैंक निफ्टी 45,000 45,150 पहला सपोर्ट जोन है। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ भी खरीद सकते हैं, इस रेंज में भी। इसके ठीक नीचे 44,750 44,900 मेरी ड्रीम रेंज है, जो आती नहीं। ठीक है ना, तो नहीं आए तो अच्छा ही, एक तरह से आ जाए तो खरीदना ही है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं। ये हो गया। ऊपर की तरफ 45,425 45,500 पहले हल्की फुल्की 415 है बेसिकली। मैंने 415 के इतना तो राउंड फिगर थोड़ा कर देता हूँ, तो मैंने 425-500 आपका पहला लेवल है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है खरीदारी करने के लिहाज से। इसके पार कर निकले तो 45,650 अगला टारगेट है, बड़ा टारगेट जो लाइफ हाई के आसपास का है, वहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। गॉट इट सर। डेटा सर, एफआईएस की पोजीशन थोड़ी बड़ी है। एक ही चिंता की बात है दीप आज के समय, एफआईएस का 73% का लॉन्ग पोजीशन, थोड़ा हायर साइड पे, और कितना खरीदेंगे वो वाली बात है। थोड़ा हम रिस्की जोन में तो हैं, क्योंकि अगर क्या है कि रिस्की जोन कैसा है कि अगर कुछ भी हल्का भी खराब हो जाए ना तो फिर ये तुरंत अपनी पोजीशन काटेंगे, इसलिए वो रिस्क है, बाकी और कुछ नहीं।
ठीक तो है। एक झटका फिर वो दे सकते हैं। ठीक है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो 1.48 का, निफ्टी का थोड़ा हायर है, लेकिन कम पोजीशन पे तो टेंशन नहीं है, फॉरगेट इट। ठीक है। बैंक निफ्टी फर्स्ट क्लास 1.12, नो प्रॉब्लम, problem नहीं। विक्स बदला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। स्टॉप लॉसेस 19,300 होता है लॉन्ग पोजीशन का, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। ठीक। तो मैंने थोड़ा सा 25 पॉइंट का कंफर्ट लेके 19,275 रखा है। ओके। इंट्राडे भी ये रखिए, क्लोजिंग भी ये रखिए, तो 1% नीचे है। गॉट इट। ठीक है। ठीक। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,000, क्लोजिंग 44,750। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और इंट्रा क्लोजिंग भी आपको छोटा रखना है तो 45,000 ऊपर ला सकते हो, नीचे नहीं ले जाओगे। ओके। हाँ, स्टॉप लॉस 44,750 से 45,000 करना है, कोई बात नहीं, आई एम ओके। 45,000 से नीचे नहीं ले जाना। ठीक है। ठीक। बैंक निफ्टी ये तो शॉर्ट साइड शॉर्ट साइड पे एक ही है 19,525, लाइफ हाई पे अगर पार करते हैं, निकलते हैं, बंद होते हैं, तो फिर शॉर्ट क्यों रहना है? 525 बस खुल रहे, आप 70 नीचे खुल रहे हैं ना 70 भाई नीचे साहब। वो मैं समझ गया, हाँ, बट मतलब कल के हाइक से जस्ट बिल्कुल 100%, 100%। गॉट इट। दीप याद है, बार बार बहुत लोग पूछते हैं याद है। 18,900 के ऊपर, 44,550 के ऊपर, 44,150, कितने लेवल दिए जहां बार बार होता है लॉन्ग ना हो पाए, कोई बात नहीं, शॉर्ट मत करना याद है सर। प्लीज, शॉर्ट मत करिएगा याद प्लीज, शॉर्ट। और कैसे बोलूँ, और कैसे बोलूँ, प्लीज शॉर्ट मत करिए, प्लीज शॉर्ट मत उन करिए। दिन जब तो आपने आएगा शॉर्ट short कॉल्स करेगा दी तो- भी नहीं है, हैं? उन दिन तो शॉर्ट कुछ कॉल्स दी दिनों भी में तो दी भी नहीं, दी भी नहीं तो इसलिए अब 19,525 के ऊपर प्लीज शॉर्ट मत रहिए, गॉट इट। ठीक है सर, ध्यान रखिए। प्लीज मेरे खातिर। हाँ, ओके। बैंक और निफ्टी पे? बैंक निफ्टी पे 45,500 छोटा दिया है, किसी को लंबा करना है तो यहाँ 45,650 कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा रिस्क लाइफ हाई के आसपास रखना नहीं चाहता। 45,500 आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस। गॉट इट सर। कल बाय द वे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। हाँ 45,300 का दिया था, 45,350 पे 340 पे बंद हुआ है। जी। तो कायदे से तो कल भी स्टॉप लॉस Trigger हुआ। क्लोजिंग बेसिस का तो ट्रिगर हो गया, इंट्राडे वाला नहीं हुआ, क्लोजिंग तो हो गया, तो अब ये आपके लिए स्टॉप लॉस। नई पोजीशन सर। खरीदे निफ्टी, ये बहुत बढ़िया रेंज दे रहा हूँ, जिस रेंज में आया तो पक्का लेना। 19,350, 19,425, 425, 400 के आसपास पहली एंट्री, 350 के आसपास और एंट्री, मौका लगे 300 आ जाए तो और एंट्री, 3 टुकड़ों में ले लीजिए। 19,275 का छोटा सा स्टॉप लॉस आपको नीचे लगाना है, और जो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना चाहे 19,225 का भी लगा सकते हैं। 235 अगला सपोर्ट है, तो आपकी मर्जी से लगा लीजिए स्टॉप लॉस। टारगेट 19,525 का है, 350, 425 में रह रहे हैं। पहला टारगेट तो 19,500 का है जो लिखा है, देखो ध्यान से देखना, दीपी वाली स्ट्रेटजी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो टारगेट क्या है, एक ही 19,500 19,500 सिर्फ। गॉट इट। उसके ऊपर जैसे लाइफ हाई बनाता 19,550, उसके बाद कोई लेवल सामने दिखने दिखते नहीं। तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस समझो, 19,550 हो गया आपका स्टॉप लॉस, 19,500, गॉट इट। 600 हो गया 550, 19,625 हो गया तो 575, ऐसे 50 ट्रेल पॉइंट के करते स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते जाओ। ये समझने वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि ऊपर के न लेवल है न डेटा है, तो अपसाइड एंजॉय दो में करिए। से एक चीज तो चाहिए। हाँ सो अपसाइड एंजॉय कीजिए। गॉट इट। क्लियर है? ठीक है, खुला नीला जो लोग आकाश। बेचना चाहते हैं, वैसे मेरी राय तो है नहीं, लेकिन फिर भी किसी को बेचना, गैप डाउन ओपनिंग ना हो ज्यादा, तो आप 19,525 के स्टॉप लॉस से अगर बेचना चाहें तो अगर मगर के साथ 19,525 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है। उस स्टॉप लॉस के साथ आप बेचेंगे। नीचे का जो टारगेट बनेगा दीप वो है 19,425, 400 और 375, 3 छोटे टारगेट हैं। 350, 325 और 300 ये बड़े टारगेट, बस सिंपल गॉट इट। इसके लिए। ठीक है सर। बैंक बैंक निफ्टी खरीदने की बढ़िया रेंज बता देता हूँ आपको, मजा आएगा। 45,000, 45,150 इस रेंज में आज आ भी सकता है, आए तो खरीदिए भी, टुकड़ों में ले लीजिए, थोड़ा 150, थोड़ा 45,075, थोड़ा 45,000 के आसपास ले लिया, 3 टुकड़ों में खरीद लिया। 44,900 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 45,300, 350 के 2 छोटे टारगेट हैं। 415, हाँ यहाँ लिख ही दिया मैंने आखिर में, 45,415, 500 और 650 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं शौक फरमाए, शॉर्ट करने के लिए एक बढ़िया रेंज देता हूँ दीप आपको। 45,425 के आसपास, 400, 425 के आसपास पहला लोट बेचें, दूसरा 500 के आसपास, तीसरा 625, 650 के आसपास। 3 लोट में धीरे धीरे बेचना है। 45,700 का आपका होगा स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 45,350 और 300, 2 छोटे टारगेट हैं। 45,150, 45,075 और 45,000 के बड़े टारगेट के लिए, बस इतने ही टारगेट, 45,000 के नीचे के नहीं, ठीक है। गॉट इट। लेकिन अगर ये ना आया तो एग्रेसिव ट्रेडर्स जैसे निफ्टी में शॉर्ट करने की राय दी थी, वैसे बैंक निफ्टी में भी दे रहा हूँ। 45,500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। 45,150, 45,075 और 45,000, ये 3 तो विजिबल टारगेट है जो आ सकते हैं। आगे के टारगेट थोड़े एग्रेसिव है, आगे आपकी किस्मत से तो वैसे आने नहीं है। 44,900, 44,800 और 44,750 तक के नीचे के लेवल्स आपके लिए खुलते हैं 45,000 के नीचे। गॉट इट।
ठीक, बढ़िया सर। ये बढ़िया बनी थी, लेवल सब बढ़िया निकल के, खाली ऊपर के नहीं है लाइफ हाइपर निफ्टी पे, अदरवाइज सारे लेवल्स बहुत बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। कुछ और डेटा की बात कर लें, फंड्स की बहुत तरफ से दमदार खरीदारी है, 2640 करोड़ की कैश में खरीदारी है, 3000 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, 780 करोड़ के इंडेक्स लिए हैं। अब और कितना खरीदेंगे भाई, भर भर के ले रहे हैं एकदम, मतलब पेट नहीं, अब गले तक भी भर लिया है इन्होंने, अब खाली मुंह तक भरना बाकी है। 73% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हो गई है, 73% और बढ़ गया है। सो आई थिंक एफआईज तो फुल फ्लेज जा रहे हैं। लोकल फंड ने 2350 करोड़ की थोड़ी बिकवाली की कल के सेशन में, ठीक है। बाकी एफएनओ डेटा कोई खास है नहीं, 19,500 एक मेक और ब्रेक लेवल हुई है, 43 लाख पुट में है, 51 लाख कॉल में है, और 19,400 पे 52 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगला सपोर्ट वहाँ नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी के डेटा तो नहीं के बराबर है, बहुत ही छोटे, बहुत ही कम है। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये तो रहे आपके लिए पूरा बाजार के लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी। नई वीकली एक्सपायरी भी है, बट स्टॉक्स पर भी आज भरपूर एक्शन रहने वाला है। आइए लेते हैं अनिल जी से उनके स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, क्या लेकर आए आज? पहले तो डाबर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, और दीप जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं डाबर के बहुत ही तोड़फोड़ जबरदस्त है, गजब 10% की ग्रोथ है। लेकिन बात यह कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग तोड़फोड़ इंडस्ट्री के मुकाबले में बड़ी ग्रोथ है, लेकिन इससे उम्मीद ही नहीं है इतनी की भी। अच्छा, हाँ, ये हाँ, मतलब ये तो 7-8% कर ले तो बोला हो गया भाई, तेरी कैपेसिटी इतना बहुत है, उससे तो बहुत बढ़िया किया है। और स्टॉक भी बहुत भागा हुआ नहीं। आप लाइफ हाई पे, अगर एफएमसीजी में जब लीवर लाइफ हाई पे हो, आईटीसी लाइफ हाई पे, तो आप कुछ तो सस्ता ढूंढते हैं, तो फिर आपको डाबर अच्छा दिखेगा इस ग्रोथ पर। और दूसरा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आती हुई दिखी है, और आगे चलते हुए उनको रूरल और अर्बन दोनों ही डिमांड में अच्छी प्रोग्रेस की उम्मीद है। सो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा मजबूत हो सकता है। आज के सेशन में अंडर राउंड है, सिर्फ यही कि 580 से 590 92 2-1% 2-2.5% चला, लेकिन कोई खास अभी भी ऐसी नहीं है कि दिक्कत हो। तो 582 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। 605 612 दो टारगेट आप लेकर चलें डाबर के लिए। तो ये एक है, ठीक है। दूसरा है एक और टाइटन। अब टाइटन में बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला जी सर। टाइटन में जो ग्रोथ आई है, ओहो, पहले तो मैं लेवल दे दूं, फ्यूचर्स खरीदने की राय है। 3108 पर फ्यूचर बंद हुआ है, 3070 का स्टॉप लॉस है, 3160 3190 दो टारगेट ऊपर के हैं। इस पर टाइटन में खरीदारी करने के लिए आज से। अब दीप, टाइटन के नंबर्स है ना, मतलब खतरनाक है, तोड़ फोड़ है एकदम। इस लेवल पर, इस साइज पर आने के बाद कंपनी ये ग्रो करती है, ये मतलब कुछ अलग ही कर रहे हैं एकदम। ज्वेलरी बिजनेस 21%, कहाँ है मंदी, कहाँ से है ना। और बाकी वो गड़ियों वड़ियों वाला 12-13% की ग्रोथ वहाँ पर है। मतलब कमाल का, सारे डिविजन्स के इनकी अच्छी ग्रोथ आ गई है, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो आई थिंक बहुत, एक ही दिक्कत है कि थोड़ा स्टॉक भागा हुआ है, तो ज़्यादा गैप से खुल गया तो फिर मत लेना। फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है आज। गॉट इट, मुझे इसमें लग रहा है ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आने की चांसेस पूरे हैं। सो वैसे नंबर्स अच्छे हैं तो आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनता है। अगर गैप से नहीं खुला, मैं इसलिए दिया आज कि चूंकि आज मार्केट 70-80 नीचे दिख रहा है, yes, तो एक बार फ्लैट या नीचे मिल जाए तो लेना है। हाँ। लेकिन अगर 2% 3% ऊपर खुले तो देखना भी मत, पहले बोल दो। हाँ ना, फिर जिन लोगों ने पहले लेके रखा वो प्रॉफिट बुक करेंगे 100%। टाइटन में आता ही ऊपर में, रिजल्ट हो या क्वार्टरली अपडेट हो, बड़ा गैप मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग आता है, हमेशा का ट्रेंड है। इसलिए नहीं तो कोई बात नहीं, 3% 2% ऊपर लेने का कोई ऐसे जबरदस्ती तो है नहीं, तो बस वो देखिएगा। बाकी नंबर्स बहुत ही बढ़िया शानदार है, कोई डाउट ही नहीं है। इस पे एक छोटी बात करनी थी सर, क्योंकि दोनों स्टॉक्स आपके कंजम्पशन स्पेस से हैं। कल मैरिको के हमने जबरदस्त अपडेट्स देखे थे, उससे पहले HUL ITC दोनों दिग्गजों में बड़ा ब्रेकआउट आया था। ऑटोज अच्छा कर रहे हैं, ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, एक पूरी कंजम्पशन थीम की परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रही है सर। इकोनॉमी की वजह से दीप, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो आप एक तो रेट सेंसिटिव, चाहे वो बैंक देख लें, बैंकों के बिजनेसेस अच्छे हैं, रियल एस्टेट अच्छा है, ऑटो अच्छा है, NBFC अच्छा है, और दूसरा कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में ग्रोथ बहुत ही तगड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई थिंक ये स्पेस अभी भी प्रोमिसिंग है। हम इलेक्शन ईयर में भी जा रहे हैं, अब 1 साल बाद इलेक्शन भी होने हैं, तो इलेक्शन के पहले वैसे भी थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ती है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में स्पेंडिंग अच्छी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि अब से लेकर अगली मई तक, अप्रैल मई तक, मतलब लगभग साल भर समझ लीजिए, कंजम्पशन तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्टॉक्स उससे पहले डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स इनके साथ हैं, वैल्यूशंस महंगे थे, महंगे हैं और महंगे रहेंगे,
उसका वो कुछ तो नहीं कर रहते सकते आप, बस वही वाली बात है। सो ये थीम बहुत स्ट्रांग है और ये थीम जल्दी से ठंडी खत्म होने वाली है भी नहीं। ठंडी खत्म नहीं हाँ, होगी। दो थीम जल्दी नहीं खत्म होगी दीप। एक तो रेट सेंसिटिव Yes. ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर, और दूसरा कंजम्पशन, ये रहना है। इसके बाद तीसरी थीम में आप थोड़ा कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, बैंक इतना उधार दे रहे हैं, अब समझो बैंक की इतनी ग्रोथ है, बैंक किसको दे रहे हैं उधार? या तो कंज्यूमर को दे रहे हैं, करेक्ट, कुछ, या फिर दे रहे हैं कंपनियों को। कंज्यूमर को दे रहे हैं तो एफएमसीजी स्टॉक चलेंगे, कंपनियों को दे रहे हैं तो आपके जो ये दूसरे सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स है वो चलेंगे। सो ग्रोथ तो आनी है, करेक्ट, क्लियर कट दिख रहा है। करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। ग्रोथ आनी है, कंजम्पशन थीम पर रखिए नजर। यहाँ पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख सकता है। 2 स्टॉक ऑफ द डे भी हैं आपके लिए। आइए, और कौन से स्टॉक्स में खबरें और ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, बाकी अपडेट्स क्या हैं, जानते हैं हमारी टीम के साथ। नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ स्टूडियो में हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन से लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आज बोर्ड बैठक के राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड जुटाएगी, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सुजलोन एनर्जी पर रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ पर भी बोर्ड बैठक आज होने वाली है। फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। आईपीओ आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की आज लिस्टिंग है, करीबन 106 टाइम्स ये भरा था, तो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग हो सकती है, इस पर भी रहेगी नजर। एक स्टेट के चलते अशोक लेलैंड फाइनल डिविडेंड है ₹2.5 के आसपास, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी ₹3 का डिविडेंड है फाइनल, तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। डेल्टा कॉर्प ₹1.25 का डिविडेंड, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी दिखेगा। ₹30 का एडजस्टमेंट आज के दिन होता हुआ दिखेगा एक्सटेंडेड डिविडेंड के चलते। ग्लोबल से यूएसए में आज जॉब्स का डेटा आने वाला है जून के महीने का, तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है बजाज के लिहाज से। सेनको गोल्ड फाइनल अपडेट यहाँ पे बता देती हूँ। आईपीओ का 77 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर भी नजर आया, तो ये भी फोकस में रहने वाला है। क्वार्टरली अपडेट में टाटा स्टील, जहाँ पे Q1 का प्रोडक्शन देखे तो इंडिया का जो क्रूड और स्टील प्रोडक्शन है वो 2% से बढ़कर आया है। यूरोप में हालांकि कमजोरी दिखी है, 26% की गिरावट है, और थाईलैंड में भी देखे तो 16% की गिरावट प्रोडक्शन में इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। सेल्स में Q1 में इंडिया की सेल्स 18% से बढ़ के आएगी, और दूसरी तरफ यूरोप और थाईलैंड में आपको कमजोरी नजर आएगी। इंडियन होटल्स, जहाँ पे पहली तिमाही का जो होटल एक्सपेंशन दिया है उसका अपडेट कंपनी ने दिया है, जहाँ पे 11 होटल्स के लिए कंपनी ने करार किया है, 5 नए होटल्स खोले भी हैं। अब तक पोर्टफोलियो में करीबन 270 होटल्स हो चुके हैं, तो इंडियन होटल्स भी आज फोकस में रहने वाला है। सोबा काफी अच्छा और काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट आपको यहाँ पे नजर आएगा। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वैल्यू आती हुई दिखिए, करीबन 1460 करोड़ के आसपास की सेल्स वैल्यू आई है, और 28% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। प्राइस रियलाइजेशन की भी बात करें तो 24% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आएगी। फीनिक्स मिल, यहाँ पे भी रिटेल कलेक्शन देखे तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको 18% की ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट फिनिक्स मिल की तरफ से आते हुए दिखा है। कल्याण ज्वेलर्स, अभी सुबह अपडेट आया, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 31% की ग्रोथ पहली तिमाही में नजर आ रही है। इनफैक्ट जो इंडिया कारोबार है वो भी देखें तो 34% की ग्रोथ दिखा रहा है। मिडल ईस्ट में भी देखें तो 21% से बढ़कर आई है, तो कल्याण ज्वेलर्स का भी अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ज़बरदस्त अपडेट कल्याण ज्वेलर्स का भी है, टाइटन का तो अपडेट हमने देखा ही है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारी खबरें हैं जिसमें आप बात करें। सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और प्राज इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर इंडियन ऑयल और प्राज जो है जेवी बनाएंगे, और भारत में ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन के निर्माण के लिए जेवी बनाएंगे, जिसमें अगर जेवी में आप हिस्सेदारी देखेंगे तो दोनों की 50-50% होने वाली है। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने NCHRI, जो कि अगर आप देखें नागपुर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है, उसके साथ उसके अधिकरण के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट करा है, और अगर आप टोटल कंसिडरेशन की बात करेंगे तो 37 करोड़ का है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर, सुब्रोज, अमर एंटरप्राइजेस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि N2 और N3 श्रेणी में ट्रकों के कैबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जेनटेक कंपनी को सरकार से 160 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलपमेंट इंजेक्ट के तहत जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कैपेसिटा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बोर्ड से नॉन प्रमोटर को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 56.7 लाख इक्विटी शेयर जो है अलॉट को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तत्वचिंतन फार्मा, 11 जुलाई को विभिन्न तरीकों से फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला ने Q1 FY24 में कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। उन्होंने 1.79% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.84% कर दी है। निप्पॉन लाइफ AMC, यहाँ पर भी ध्यान रखिए क्योंकि कंपनी ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सब्सक्रिप्शन में है
जो है लिमिट जो है वो लगा दी है, और फंड में अब नया सब्सक्रिप्शन उसके चलते अब नहीं किया जाएगा। और प्रमोटर और फंड एक्शन की बात करें तो एरिस लाइफ साइंस, यहाँ पर जो है शाह राकेश साहब जो है एशियन इंडिविजुअल हैं, उन्होंने लगभग 1.99% 2% हिस्सेदारी जो है वो बेची है। उनकी अगर बात करें HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.5% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। तो कुछ बड़ा फंड एक्शन भी आपने होते हुए देखा है इस बाजार में। ओके, कुछ और स्टॉक्स पर भी करनी बातचीत। बाद आज नई लिस्टिंग भी होने वाली है आइडिया फोर्ज की, वो 9 बजे एज यूजुअल अनिल जी से उस पर राय लेंगे, कहाँ होगी लिस्टिंग और क्या करना है आपको, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़िए। बस कुछ ही देर में अनिल जी आपको उस पर भी अपनी राय देने वाले हैं। ब्रोकरेजेस, इस पर करते हैं फोकस FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टाइटन यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स के बाद रिपोर्ट्स आई हैं, बढ़िया रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3207 रुपये का टारगेट दिया है, और ये मान रहे कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। 21% की ग्रोथ आपको ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छी लगी है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 3000 से बढ़ाकर 3260 कर दिया है। सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं 3280 रुपये के लक्ष्य के लिए, और गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 3175 के लक्ष्य के लिए। लेकिन टाइटन पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं HSBC, जो कि खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य उन्होंने 3500 से बढ़ाकर सीधे 3600 रुपये कर दिया है। टाटा स्टील यहाँ पर भी फोकस रखेगा। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, 110 का टारगेट, 113 की क्लोजिंग है। डाबर पर क्वार्टरली अपडेट्स का असर देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 606 रुपये के लक्ष्य लिए, 592 की क्लोजिंग है। और मान रहे कि डिमांड ट्रेंड्स में अर्बन हो या रूरल, दोनों मार्केट्स में ग्रोथ आपको देखने को मिली है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, नौमेरा खरीदारी किराए के साथ 640 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, और गोल्डमैन सैक्स भी अगर आप देखें तो 600 रुपये के लक्ष्य को बरकरार रखे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज JP मॉर्गन जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 2960 के लक्ष्य के लिए, 2640 के करीब की कल की क्लोजिंग है। और मान रहे कि जियो फाइनेंशियल्स का डीमर्जर है, उसे NCLT से मंजूरी मिल गई है, और डिटेल्स आपको AGM के बाद पता चलेंगी। भारतीय एयरटेल मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 870 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस की तरफ से लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है। सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पर विक्वाली की राय दी है, 1180 की क्लोजिंग, 905 रुपये का टारगेट दिया है। और ये मान रहे कि सरप्राइज मूव अप्रैल के लो से अब तक करीब 17% का यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद इन्हें ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा लग रहा है। हालांकि बाकी की सभी आप कमेंट्री देखें तो पॉजिटिव है, लेकिन एक कह रहे हैं कि अभी भी इनका विक्वाली का व्यू बरकरार है। और अंत में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 303 से बढ़ाकर 370 कर दिया, 280 की क्लोजिंग चल रही है। और मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक सस्ता है, तो यहाँ पर मौके बन रहा है। ओके, ऑल कार्गो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, 370 का टारगेट आपके लिए आता हुआ यहाँ पर जेफरीज की तरफ से आज इस स्टॉक में दिखना चाहिए भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, शुक्रवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी कुछ खाते हुए नजर आ रहे हैं। बंसल जी चॉकलेट खा रहे हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आपने एक दो बार इलायची खाते हो पकड़ लिया, तो इलायची खाने की छोड़ दी है ऑन एयर। अनिल जी, चॉकलेट तो बहुत दूर की चीज है। पसंद है आपको चॉकलेट? बिल्कुल अनिल जी, चॉकलेट पसंद है। अनिल जी, अगर कोई गिफ्ट में दे तो चॉकलेट पसंद है, गिफ्ट मांगे तो बड़ा बुरा लगता है। अनिल जी, बड़ा असर आ रहा है कुणाल जी का आपके, हर चीज गिफ्ट में चाहिए आपको कुणाल जी का। तो चलिए, आज मेरा मन है, मैं बहुत खुश हूँ आज बंसल जी, मेरा मन है आप सब लोगों को चॉकलेट देने का। अरे वाह, हाँ, सारे एक्सपर्ट्स को, सारे हाँ एक्सपर्ट्स को आप चाहिए तो आपको भी दे सकते, बाकी एक्सपर्ट्स को तो है ही। मेरा मन है चॉकलेट। क्यों, कोई खास वजह? बस आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है आज। हाँ, आज विश्व चॉकलेट दिवस है। वर्ल्ड चॉकलेट डे। हाँ, आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है। ये क्या बंसल जी, कुणाल जी, तो ये वो जब वो आता ना 14 फरवरी के आसपास चॉकलेट डे आता, वो वही वाला याद रखते हैं जी। कॉलेज में होता था। बाकी जो एक्चुअल चॉकलेट डे किसी को याद नहीं है, उस समय लेन देन वाला सब याद रहता है। उस समय चॉकलेट देने के फायदे ज्यादा है ना। तो आज मनाने के कोई बहुत फायदे नहीं है, लेकिन चिंता न करें, वर्ल्ड चॉकलेट डे मैं आप लोगों के साथ मनाना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर में मैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स को गिफ्ट दूंगा। अरे वाह, हाँ, चलिए तो इंतजार है। हाँ, तब तक उसका करें इंतजार। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बंसल जी की ग्रोथ देखकर, प्रोग्रेस देखकर मुझे बड़ी खुशी है। कल चौथी पायदान से आज पहली पायदान पर आ गए हैं, 4 नंबर पर कल पहुंचे थे। आज इसलिए उनको समझ में आ गया कुर्सी डावाडोल खतरे में, समय से पहले आ चुके हैं। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो तो आप टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, आपने भी उसको भी रिकमेंड करा है। और अभी सुन रहा था काफी ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आई है, तो स्टॉक है मेरा टाइटन। टाइटन पर है खरीदारी की राय। 3106 की अराउंड की क्लोजिंग है। 3074 3074 पे स्टॉप लॉस लगाना है। 3167 के टारगेट के लिए टाइटन पे खरीदारी की राय है। ओके, टाइटन है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस में वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है डिक्लाइन, अगर एक डिक्लाइन मिल जाता है लगभग अराउंड 2620-25 के आसपास, अगर रिलायंस मिल जाता है तो वहाँ पर मुझे लग रहा है वापस अग्रेसिव लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। पैटर्न देखिए तो पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है। कैंडलस्टिक्स का एक काफी रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये पर्टिकुलर पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ है, तो 2600 के आसपास की फ्लोर काफी स्ट्रांग है। तो 2605 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग एडिशंस की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 2660 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 2710 के लिए ये पर्टिकुलर पोजिशन राइड की जा सकती है। तो खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर में। 2605 का पहला स्टॉप लॉस होगा एंड ऑन द हायर साइड 2710 मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। पहला स्टॉप लॉस 2605 का, दूसरा भी लगाना है स्टॉप लॉस सचिन जी पहले के बाद? स्लिप ऑफ ना हम लगा सकते हैं 2 3 4, आप जितना बोलो। जब टारगेट 4 5 लगा सकते हैं सचिन जी का, सारे आ जाते हैं टारगेट जो बोलते हैं, तो स्टॉप लॉस भी तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आइए, तो सचिन जी की तरफ से 2605 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की राय है रिलायंस में। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बाय करने का ही इरादा है और उसमें अपोलो टायर यहाँ पे पसंद आ रहा है। कल देखे तो सारे टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अपोलो टायर का क्लोज भी कल के डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिखा है। जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में बनते हुए दिखा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक अब फर्दर मोमेंटम एक्सेलरेट करते हुए दिखेगा आज के सेशन में। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 424 से लेकर 426 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 402 रुपए के आसपास। अपोलो टायर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 402 का स्टॉप लॉस, अपोलो टायर में करें खरीदारी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको चॉकलेट दिवस की अनिल जी हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी। और अनिल जी यहाँ दूर से देखने पर आपकी ये जो शर्ट है अनिल जी, ये भी वो डार्क चॉकलेट आती है अनिल जी, उसी कलर की लग रही है। यस। तो अनिल जी आज आपने सुबह अनिल जी जो खुशखबरी दी है कि आज आप चॉकलेट बांटने वाले हैं और हमें भी दिल्ली चॉकलेट पहुंचाएंगे, ये सुनकर अनिल जी हृदय गदगद हो गया। तो अनिल जी कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब मिलेगी चॉकलेट? पहुंचने में तो टाइम लगेगा नेचुरली, यहाँ से कुरियर होके आने में। आई थिंक आज ये तो कल तक पहुंच जाएगी, आज करें कल 1 आध दिन में पहुंच जाए। लेकिन मैं बता आपको अभी दूंगा 10 बजे के पहले तो मतलब विशेष चॉकलेट्स मैंने बनाए, विशेष चॉकलेट्स हैं, मतलब सबके लिए विशेष चॉकलेट है। ऐसा नहीं कि मतलब वो सबको मेलोडी बांट दी एक। अच्छा, हर किसी के लिए अलग है। हाँ, मतलब वो फिर तो क्या फायदा, मतलब ऐसा तो वो तो स्कूल जैसा हो गया ना, बर्थडे में गए थैली लेके और वो एक सबको मेलोडी बांट दी, वैसा नहीं है, प्रॉपर वाली है सब। अब बड़े हो गए ना सब, ठीक है, थोड़ा बहुत बचपना है बंसल जी में रहता है, वो अलग बात है, बट बाकी ऐसे तो बड़े ही माने जाएंगे ना, तो हर किसी के लिए स्पेशल। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, बिल्कुल आज आप बिल्कुल चॉकलेट डे के चक्कर में मूड में अनिल जी एकदम, और मुझे पकड़ नहीं पाया अनिल जी। देखिए मैं तो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ। ये पिक ऑफ द डे अनिल जी मेरा नहीं था, टाइटन मैंने तो आपको सुन के फिट कर दिया। मैं तो खतरनाक वाला पिक ऑफ द डे लाया था जिसको सुन के अनिल जी ट्रोलिंग होनी थी। तो अच्छा वो अनिल जी बच गया। फ्यूचर का स्टॉक है अनिल जी, एफएनओ का स्टॉक है। तो अब अनिल जी व्यूअर्स के ऊपर है, उसको गैस करते रहे। अगर मैं वो पिक ऑफ द डे दे देता तो अनिल जी वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता। एफएनओ का स्टॉक है, फ्रंटलाइन स्टॉक है। अच्छा। तो मैं सोच रहा था दूसरा क्या चीज दूं। आप शुरुआत भी मुझसे करते हैं, तो टाइम से आने का बेनिफिट हुआ। आपकी टाइटन की कमेंट्री सुन के मैंने उसको फिट कर दिया। तो भैया वो टाइटन मेरा पिक नहीं है, अनिल जी का पिक है। मेरा तो आप नोटाई ले ले अनिल जी, मैंने उसको भी विड्रॉ कर लिया आपने। लेट आने का भी फायदा हो सकता है। जो एक्सपर्ट आए उन तीनों में से किसी का एक, ऊपर 2-3 वालों में से किसी एक का ले लो। अच्छा, सचिन जी ने ये दिया है, पालिया जी ने ये दिया, इन्हीं का ले लो, कोई भी पकड़ लो। वो भी बारे मेरा भी यही था। देखो, मौका तो आदमी हर जगह ढूंढ सकता है, इच्छा होनी चाहिए। अब आपने मेरा ही चुना तो अच्छी बात है। आइए कुणाल जी बताएं सर पिक ऑफ द डे।
अनिल जी खरीदना है महानगर गैस यानी कि MGL, जिसमें कल एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है ये स्टॉक वैसे भी काफ़ी समय से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आज भी इसमें तेजी जारी रहेगी और अगर नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो और भी बेहतर है। तो यहाँ पर 1095 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1135 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1155 रुपए का। खरीदारी की राय है MGL के फ्यूचर्स। MGL खरीदे 1135 1155 तक की दौड़ लगाने को तैयार हैं। हमारे साथ सुमित जी भी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो चॉकलेट बॉय को चॉकलेट डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा, चॉकलेट बॉय की तरफ से नहीं अनिल जी, चॉकलेट बॉय मतलब आप। धन्यवाद। मतलब देखो, अगर मैं चॉकलेट बॉय हूँ तो फिर मैं डार्क चॉकलेट हूँ, आप मिल्क चॉकलेट हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सुबह आपको बॉय कहा जा रहा है। हाँ। अनिल जी स्वीकार कर लीजिए अनिल जी, कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें नई बात क्या है? बॉय ना भी हो तो अनिल जी कम से कम बॉय तो बोल रहे हैं आप। उसमें नई बात क्या? आई एम। हाँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, उसमें किसको डाउट है? जी धन्यवाद सुमित जी। बताएं सर। जी अनिल जी, तो अनिल जी मेरे तरफ से भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब अनिल जी जो पिक ऑफ द डे है वो है टाटा केमिकल, टाटा कैम। टाटा कैम के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1010 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 985 980 ये नीचे में सपोर्ट है, तो 985 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और टाटा केमिकल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1050 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1060 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए खरीदारी करें टाटा केमिकल। टाटा केमिकल खरीदें, यह है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी है तैयार अपनी पिक के साथ। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और प्यारे दर्शकों को। अनिल जी अभी आप चर्चा कर रहे थे टाइटन की, बंसल जी ने स्टॉक चेंज कर दिया, वैसे ही सेम स्टॉक दे दिया था, मेरा फेवरेट स्टॉक दिया था जो मैं पिक ऑफ द डे में लेने वाला था, वो है कुणाल जी। और मेरे को भी लास्ट मोमेंट में चेंज करना पड़ा क्योंकि आपने तो बोल दिया कि कॉपी हो जाएगी, तो मैं कॉपी नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो मैं नया पिक ऑफ द डे लेके आया और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, जिसका टारगेट होगा 2800 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, और किसी ने अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म रख लिया तो 3500 रुपए भी आ सकता है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर दिग्गज है FMCG स्पेस की, कौन से सेगमेंट में काम नहीं करती है, सारे ही सेगमेंट में है, वॉल्यूम्स बेहतर आने लगे। सबसे बड़ी चीज है रूरल इंडिया में थोड़ा बहुत ग्रोथ और अपटर्न दिख रहा है, जिसके कारण वॉल्यूम्स आ सकते हैं। इनपुट प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो गिर रहे हैं, उससे फायदा। और दूसरा प्रीमियमाइजेशन, प्रोडक्ट को इनोवेट करते करते ये लोग जो प्रीमियमाइजेशन करते हैं, जिसके कारण मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। तो HUL पहला टारगेट 2800 रुपए का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट है 3500। ओके, तो 3500 के बड़े टारगेट के लिए। लेकिन जैसे आप 10 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट लेट हो गए, नहीं तो आप MGL दे पाते थे। वैसे ही सिद्धार्थ जी ज्यादा नहीं, आप एक दिन लेट हो गए HUL में। कल HUL किस किसने रिकमेंड किया है? कल परसों में लगभग मेरे ख्याल से सबके रिकमेंडेशन में चल रहा है ना? कुणाल जी, अनिल जी डे बिफोर यस्टरडे से, हाँ सचिन जी, सुमित जी, लगभग सारे सबके HUL आए। हाँ जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी आपकी बात सही है, HUL में हो सकता है मैं लेट हो गया हूँ, MGL में मैं लेट ही होता, क्योंकि मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी लास्ट में लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा MGL लास्ट ही आता, तो उसमें तो मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता। नहीं, आप कल 7:45 बजे बैठ जाओ। मेरे से पहले आपका लेंगे। क्या बात है, दीप हमारे एकदम डिसिप्लिन है। मेरे को साफ बोलते हैं, सर 7:50 पे आप आ जाओ स्टूडियो में, आपके पहले कोई और आ गया तो उससे शो शुरू कर दूंगा। अच्छा, बाय द वे मेरा सवाल दूसरा आप सब लोगों से, सारे एक्सपर्ट से, अगर क्या हो ही जाएगा, सिद्धार्थ जी ने बोला है कि HUL 3500 होगा, अगर HUL 3500 हो जाएगा, जब भी होगा, तो निफ्टी क्या होगा उस वक्त? भाई 700 रुपए HUL बढ़ेगा, यानी कि HUL कम से कम 20-25% अगर HUL बढ़ता है तो निफ्टी का क्या लेवल होगा, कितना बढ़ेगा? एनी गेस? हाँ जी सुमित जी बताइए। 21,000। ओके। सिद्धार्थ जी? अनिल जी कुछ नहीं तो 22 से 23,000 निफ्टी हो जाएगा, तब जाके HUL 3500 हो जाएगा। 22 से 23,000, वाह वाह वाह। अब हम आपके HUL को बढ़ाने में लगे रहेंगे। जी कुणाल जी, बंसल जी।
नहीं अनिल जी, मेरा सवाल दूसरा है अनिल जी, ये तो इजी सवाल है, सब आंसर कर सकते हैं। अगर लीवर 3500 हो जाएगा तो उसमें लाइफ बॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? आज लाइफ बॉय का दाम कितना है और जब 3500 होगा तब कितना दाम होगा? अनिल जी ये पूछिए सैदानी जी से। शेयर का दाम बढ़ाने की बात करें हम, प्रोडक्ट का नहीं, आप चिंता न करें। तो आप मैं तो कल भी आपको बोला था हफ्ते में एक आध बार कर लो आप जी। रोज शैम्पू और ऑयल क्यों यूज करते हैं? चलिए, तो HUL यहाँ पर खरीदारी करने की राय 3500 का टारगेट। और साथ ही डाबर पर भी रखिए नजर, इस पर भी अपडेट आया है, अनिल जी के भी रेडार पर है, तो यहाँ पर भी आपको एक्शन दिख सकता है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपने मूव आती हुई देखी है, खबरों के दम पर थोड़ा एक्शन में भी रह सकते हैं। निपॉन इंडिया, ये एक इंटरेस्टिंग मूव करे है इन्होंने। इनका जो स्मॉल कैप फंड है वो अब नए सब्सक्रिप्शंस नहीं लेने वाला है। जो आपकी SIP है वो चलती रहेगी, बट नए अमाउंट अब वो नहीं लेंगे, नए इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी बाजार में इतनी तेजी आ चुकी है, तो शायद इन्होंने अपने स्मॉल कैप फंड में सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। एक बार चार्ट पर राय ले लेते हैं, क्या चार्ट कह रहा है। सचिन जी जरा देखें, निपॉन लाइफ कल करीब 286 के लेवल्स पर बंद हुआ था। दीपांशु, शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट एक काफी बड़ी तेजी फ्राइडे के सेशन में पिछले हफ्ते में नजर आई थी। एंड अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर 270 का जो एक हर्डल था वो ब्रेक होने के बाद एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। लगभग इसके जो टारगेट्स है वो 365 340 यहाँ पर प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड में जरूर पार्टिसिपेट करने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आपको 255 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड जरूर अपनी खरीदारी के रिडार में रखना है, पोर्टफोलियो में उतारना है 360 के टारगेट के लिए। 360 का टारगेट है, बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है यहाँ पर निपॉन लाइफ के लिए। देखते हैं स्टॉक में क्या रिएक्शन आज आएगा।